नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश की सियासत में इस वक्त बहुत बड़ी हलचल मची हुई है। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। देश की सियासत में इस वक्त बहुत बड़ी हलचल मची हुई है। एक तरफ मोदी मंत्रालयों का बंटवारा कर चुके हैं और जिस पर विरोध के सुर जो हैं वो उठने लगे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक बार फिर उत्तर प्रदेश में हैं और सबसे पहले उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी के लोगों को शुक्रिया कहने गए हैं राहुल और प्रियंका, जहां उनके लिए उमड़ा जन सैलाब अलग ही कहानी कह रहा है। इधर आज लद्दाख के निर्दलीय सांसद मोहम्मद हनीफा ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और अपना समर्थन कांग्रेस को दे दिया। पप्पू यादव तो पहले ही कांग्रेस का साथ देने की बात कह चुके हैं। मतलब संसद के भीतर कांग्रेस की ताकत बढ़ती दिख रही है, जबकि मोदी अभी से कमजोर नजर आ रहे हैं। नई बनी एनडीए सरकार ने काम करना तो शुरू कर दिया है, लेकिन एनडीए के घटक दल बीजेपी खासकर मोदी से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। यानी कि एनडीए के जो घटक दल हैं वो बीजेपी से और खासकर नरेंद्र मोदी से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और वहीं बीजेपी के भीतर भी अब गुटबाजी सतह पर दिखने लगी है, जिसके बाद कहा नहीं जा सकता है कि इस सरकार की उम्र कितनी होगी। जी हां, इस सरकार की उम्र कितनी है, 5 साल है या 5 साल से कम है। इस बीच ये तमाम तस्वीरें अलग अलग आप देख रहे हैं, अलग अलग ढंग की तस्वीरें। तो कितनी उम्र है इस सरकार की, अभी कहा नहीं जा सकता है। मोदी ने वैसे तो शपथ लेने से पहले ही अगले 100 दिन की प्लानिंग कर ली थी, लेकिन सत्ता के 10 दिन भी नहीं बीते हैं और सरकार गिरने की आशंकाएं जताई जाने लगे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह एक पतली रस्सी पर मोदी अपनी सरकार को लेकर चल रहे हैं। आपने देखा होगा ना, एक रस्सी बंधी हुई है, उस पर पैदल चलने की कोशिश, हाथ में 2 डंडे, एक डंडा लिए हुए और उस डंडे में जो बैलेंस होता है उस बैलेंस को करने की कोशिश। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू लटके हुए हैं, दूसरी तरफ लटके हुए हैं नीतीश बाबू, और इन दोनों के साथ क्या उस पतली रस्सी पर चल पाएंगे नरेंद्र मोदी, यह कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों मंत्रालयों के जो बंटवारे हुए हैं उससे नाराज दिख रहे हैं। वहीं पर तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और संजय सिंह जैसे इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि साथियों को मोदी ने झुनझुना थमा दिया है। सही आप सुन रहे हैं, ये तमाम नेता कह रहे हैं कि अपने ही घटक दल के साथियों को नरेंद्र मोदी ने झुनझुना पकड़ा दिया है, झुनझुना थमा दिया है। और अभी आप तेजस्वी यादव को देख रहे हैं इस विजुअल के साथ में। इधर महाराष्ट्र में अजीत पवार गुट की नाराजगी के बाद अब एकनाथ शिंदे गुट की नाराजगी खुलकर जाहिर हो रही है। और वहीं पर उत्तर प्रदेश में संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच एक दूसरे पर खुलकर आरोप लगाए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर की हार पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पचा नहीं पा रहे हैं। संजीव बालियान ने सरधना से भाजपा विधायक संगीत सोम पर उन्हें हराने का आरोप लगाया। संगीत सोम ने भी जवाब दिया है कि जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी से समझौता करके भाजपा को नुकसान हुआ है। भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ती तो फायदे में रहती। आरएलडी ने भाजपा को हराने का काम किया है, यह कहा जा रहा है संगीत सोम की तरफ से। यानी बीजेपी के अंदरूनी झगड़े सबके सामने आ गए हैं और इसे दबाने छिपाने की कोशिश जो है वो भी नहीं हो रही है। और इन सब के बीच आरएसएस प्रमुख यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया है और उनके बयान के साथ साथ उन्हीं का आरएसएस का जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसमें एक आलेख भी छपा है। उस आलेख को, उस आर्टिकल को लिखा है रतन शारदा ने। तो रतन शारदा के यह आलेख बता रहा है कि किस तरह मोदी की चौतरफा घेराबंदी हो गई है। रतन शारदा ने लिखा है कि नए जमाने के सोशल मीडिया और सेल्फी वाले कार्यकर्ताओं द्वारा पुराने समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा ने भाजपा पर नकारात्मक प्रभाव डाला। ये सारी खबरें जिनका मैंने जिक्र किया है दोस्तों ऊपर, ये सब बीजेपी और एनडीए की हैं। इंडिया गठबंधन सरकार को घेरने की अपनी तैयारी कर ही रहा है। जयराम रमेश ने एक ट्वीट में बताया है कि संसद में इंडिया के लोग किस तरह सचेत यानी अलर्ट रहने वाले हैं। और वहीं आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी
रायबरेली और अमेठी पहुंचने पर, जब रायबरेली अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी पहुंचे हैं, तो उनके समर्थकों का जो जन सैलाब जो सैलाब उमड़ा है उनके समर्थकों का, वो भी बता रहा है कि इस बार आसान नहीं रहने वाली है मोदी की राह। तो कौन सी मुश्किलें हैं मोदी की राह में, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं राहुल गांधी का यह ट्वीट, और उस ट्वीट में राहुल गांधी क्या कुछ लिख रहे हैं। पहले जरा उस ट्वीट को सामने लाइए। राहुल ने ट्वीट में लिखा है कि पीढ़ियों के संघर्ष, सेवा और बलिदान की परंपरा को परिवारवाद कहने वाले अपने सरकारी परिवार को सत्ता की वसीयत बांट रहे हैं। कथनी और करनी के इसी फर्क को नरेंद्र मोदी कहते हैं। देखिए, कथनी और सरकारी परिवार को सत्ता की वसीयत बांट रहे हैं, और कथनी और करनी के इसी फर्क को नरेंद्र मोदी कहते हैं। इस ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने एक चार्ट लगाया हुआ है, आप देख रहे हैं, जिसमें उन मंत्रियों के नाम जुड़े हैं जिनके परिवार पहले से राजनीति में रहे हैं। राहुल गांधी ने वंशवादी और परिवारवादी राजनीति पर तथ्यों के साथ मोदी को जबरदस्त घेरा है, जिसमें मोदी का बाहर निकलना मुश्किल नजर आता है। और दूसरी तरफ आज राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया है उधर रायबरेली में कि नरेंद्र मोदी वाराणसी से हार जाते अगर क्या, जरा सुनिए उनकी जुबानी। और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती, तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है, ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी, हम इसके खिलाफ हैं, हम नफरत के खिलाफ हैं, हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम मोहब्बत का देश चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ हैं। आपने 10 साल इस देश में बेरोजगारी फैलाई, नफरत फैलाई, हिंसा फैलाई, और हिंदुस्तान की जनता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को जवाब दिया है। तो रायबरेली की जनता और रायबरेली के अपने कार्यकर्ताओं के बीच आभार प्रदर्शन करते हुए यहां पर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला कर रहे हैं, सीधा हमला, और कह रहे हैं कि मैं अपनी बहन प्रियंका से कह रहा था कि अगर वहां से लड़ लेती वाराणसी से, अयोध्या की बात ही नहीं, अयोध्या में तो बीजेपी को हार का मुंह देखना ही पड़ा, लेकिन अगर वो लड़ लेती यहां वाराणसी से तो नरेंद्र मोदी 2-3 लाख वोटों से हार जाते। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने संविधान का भी इसी भाषण में जिक्र किया। आइए जरा संविधान का जिक्र क्या कर रहे हैं राहुल गांधी, वो भी सुन लेते हैं। पहले नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे मैं नहीं हूं, भगवान मुझे ऑर्डर देते हैं, मैं काम नहीं करता, भगवान मुझे ऑर्डर देते हैं, मैं करता हूं। पता नहीं कैसे भगवान है उनके, 24 घंटा अदानी जी और अंबानी जी की मदद करवाते हैं। मगर आपने फोटो देखी होगी कि नरेंद्र मोदी जी संविधान को ऐसे पकड़े थे, यूं कर रहे थे ना, देखा आपने? ये आपका काम था, ये आपने करवाया है। देश के प्रधानमंत्री को आपने मैसेज भेजा है कि संविधान को आपने छुआ तो देखो हम आपके साथ क्या करते हैं।
यानी जिस संविधान की दुहाई देते हुए, जिस संविधान को बचाने की बात करते हुए विपक्ष और खासकर राहुल गांधी इस पूरे चुनाव को, लोकसभा 2024 के चुनाव को लड़ते हुए नजर आए, उसी संविधान को सिर माथे लगाते हुए नजर आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उसी का जिक्र कर रहे हैं यहां राहुल गांधी और कह रहे हैं कि ये आपने करवाया है नरेंद्र मोदी से, क्योंकि जिस संविधान को बदलने की बात उनके लोग कहते रहे, उसी संविधान को सिर से आप लगाते रहे। यानी कि नरेंद्र मोदी को यहां देश की जनता ने झुका दिया और जनता ने नकारात्मक राजनीति को नकारा और सकारात्मक राजनीति की शुरुआत कैसे हुई, यह बात भी यहां राहुल गांधी आज रायबरेली में करते हुए नजर आए। जरा सुनिए, सकारात्मक वर्सेस नकारात्मक, सुनिए जरा राहुल गांधी को। अब यह भी मत सोचिए कि काम खत्म हो गया है, यह अभी काम शुरू हुआ है, यह शुरुआत है। हिंदुस्तान ने मैसेज भेजा है कि हमें नरेंद्र मोदी जी का विजन अच्छा नहीं लगता, हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें हिंसा नहीं चाहिए, हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए और हमें नया विजन चाहिए देश के लिए। और अगर देश को नया विजन देना है तो भाइयों और बहनों, उत्तर प्रदेश से ही देना होगा। और उत्तर प्रदेश ने मैसेज दिया है कि इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को हम चाहते हैं, देश में चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में भी हम चाहते हैं। तो काम क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला काम, जहां भी ये नफरत फैलाते हैं, नफरत के बाजार में हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है। आपने देखा भाइयों और बहनों, तो जहां भी ये नफरत फैलाते हैं वहां नफरत के बाजार में हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और उधर वाराणसी से अगर मेरी बहन प्रियंका लड़ लेती तो 2-3 लाख वोट से प्रधानमंत्री हार जाते, देश का प्रधानमंत्री हार जाता, ये कह रहे थे राहुल गांधी। कैसे सिर माथे लगा रहे थे राहुल गांधी, कह रहे हैं संविधान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये भी देश ने देखा और ये सब काम जो किया है ये जनता ने, आपने किया है। ये राहुल गांधी यहां रायबरेली में कहते हुए एक आभार प्रदर्शन के लिए राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि अमेठी पहुंचेंगे और उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी हैं। और यहां से अब एक दूसरी राजनीति की शुरुआत हो रही है। देश में चुनाव खत्म हो गए हैं, चुनाव खत्म होने के बाद नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल चुके हैं, लेकिन उनका पूरा का पूरा कुनबा वही है जो पिछली दफा था। 72 मंत्रियों के साथ नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट को स्थापित किया है, लेकिन मंत्री पद उस कैबिनेट में जिन जिन को दिया है, मंत्रिमंडल में दिया है, उस मंत्री पद में वही सारे चेहरे दिखाई देते हैं जिनके पास जो पोर्टफोलियो था। ये देखिए, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स, और 30 में से सबके पास, इसमें से कुछ नए हैं लेकिन पुराने चेहरे जितने, और उन चेहरों में वही पोर्टफोलियो लगभग सबके पास। ये क्या कुछ कहता है? क्या यहीं से वो नाराजगी शुरू होती है? क्या नई मुसीबत में कैसे फंसे हैं नरेंद्र मोदी और फंसने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी? लेकिन राहुल गांधी ने नया चैलेंज क्या दे दिया है और क्या यहां से इंडिया गठबंधन की एक नई पारी की शुरुआत होती है? इन सब पे चर्चा करेंगे हम आज इसी कार्यक्रम में। आइए जरा हमारे साथ जुड़े हुए तमाम वरिष्ठ साथियों का स्वागत करते हैं और फिर आप सबसे परिचय करवाता हूं। हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी हैं, प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं, अनिल सिन्हा साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं और जो जुड़ने वाले हैं आप सबका भी। बहुत कुछ हो रहा है इस देश में और हर दिन ये तय मानिए, हर दिन नया है, ऐसे भी नया होता है, हर नया दिन नया होता है। लेकिन इस देश की राजनीति में जो 2019 से 2024 और अब 2024 से जो नई राजनीति की शुरुआत हुई है, यानी नए लोकसभा की शुरुआत होने जा रही है, 18वीं लोकसभा की, इसमें रोज आप नया देखेंगे। और यहीं से रोज उस जो रस्सी पे चलते हुए नरेंद्र मोदी की बात में कर रहा था, जिनके हाथ में एक डंडा है और एक तरफ लटके हुए नजर आते हैं चंद्रबाबू नायडू और दूसरी तरफ लटके हुए नजर आते हैं नीतीश कुमार, ये कब पलटी मार लेंगे या कब हाथ छोड़ के नीचे कूद पड़ेंगे,
ये देखना दिलचस्प होगा, और इसके साथ साथ कैसे उस रस्सी से गिर पड़ेंगे नरेंद्र मोदी, ये भी देखना। इसलिए ये कह रहा हूं बहुत यहां कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि इस देश में ऐसे गिरते उठते उलटते पलटते हम लोगों ने ढेर सारी राजनीति देखी है, आपने देखी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि यहां कुछ बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है। और इसीलिए यह मिलीजुली सरकार है, यह गठबंधन की सरकार है, लेकिन इस सरकार को और यह बताने की कोशिश नरेंद्र मोदी की कि हमारी सरकार और हम उसी मजबूती के साथ अब इस देश को चलाएंगे आगे, बढ़ाएंगे आगे। आप बढ़ाइए, चलाइए, लेकिन गठबंधन धर्म का पालन कितना करेंगे, ये एक बड़े से सवाल के साथ, प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ जितने भी विश्लेषक हैं उनके सामने आ जाता है। इसलिए यह सवाल उठता है। लेकिन शुरुआत हम करेंगे राहुल गांधी से। आज चर्चा की शुरुआत राहुल गांधी से करेंगे, और राहुल गांधी के उस भाषण से। नरेंद्र मोदी पर बहुत विश्लेषण, बहुत टिप्पणी, बहुत कुछ हम कर चुके, इस चर्चा में आगे करेंगे। लेकिन राहुल गांधी के 3 अलग अलग क्लिप्स सुनवाए आपको, और यहीं से शुरुआत प्रोफेसर रविकांत जी के पास सबसे पहले आना चाहता हूं। प्रोफेसर साहब, ये 3 क्लिप्स क्या कुछ कहते हैं राहुल गांधी के कॉन्फिडेंस में, जो चुनाव के रिजल्ट से पहले और अब चुनाव के रिजल्ट के बाद राहुल गांधी का यह पहला भाषण, इसी की तुलना जरा कर लेते हैं। क्या कुछ दिखाई देता है आपको? राजीव जी, पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी में बहुत आत्मविश्वास दिख रहा है, बहुत हौसले बुलंद हैं उनके। भले ही वो विपक्ष में हों, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने लड़ने के लिए और संघर्ष करने के लिए अपने आप को तैयार किया है, वो इस देश के लोगों को पसंद आ रहा होगा। राहुल गांधी ने आज जो कहा, वो अमेठी और रायबरेली के लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश आना, और उत्तर प्रदेश वो कि जहां एक तरह से बीजेपी को शिकस्त भी दी, और नरेंद्र मोदी का जो जीत का मार्जिन है वो बेहद कम हो गया। नरेंद्र मोदी शायद अब तक के भारत के राजनीति के इतिहास में वो दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिनके जीत का मार्जिन इतना छोटा है। चंद्रशेखर का इनसे भी कम था, लेकिन और कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसके जीत का मार्जिन ये रहा। तो आपने उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व के गढ़ में बनारस की सीट से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जहां पर राम मंदिर का पूरा नैरेटिव है, वहां पर अगर नरेंद्र मोदी की ये स्थिति है, तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश किस कदर और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की पूरी नफरत की राजनीति के खिलाफ खड़ा हुआ था। जो लोगों के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर वो रिस्पॉन्ड कर रहा था। चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, वो आज राहुल गांधी ने उठाया और ये आश्वासन दिया कि हम सरकार में नहीं है तो क्या हुआ, हम विपक्ष में मजबूती के साथ रहते हुए इस मुद्दे को उठाएंगे, और उठाएंगे ही नहीं, अग्निवीर को खारिज भी करेंगे। तो लोगों की उम्मीदों को राहुल गांधी ने जिंदा रखा है, और ये कहा है कि हमने जो बोला था चुनावी भाषणों के दौरान, वो सिर्फ चुनावी भाषण नहीं था, वो सिर्फ जुमला नहीं था। जैसे नरेंद्र मोदी ने बोला इस बीच में किसी अपनी चुनावी सभा में कि हम 0 कर देंगे बिजली का बिल, और हम जानते हैं कि कोई 0 वीरो नहीं हो रहा है। जितने भी उन्होंने वादे, अव्वल तो वादे किए ही नहीं, वो केवल मंगल सूत्र, मुसलमान, मछली, मटन पर ही रहे। एक ही आश्वासन मोदी जी से मिलता है कि आपको भरपूर नफरत मिलेगी, और इस कदर आपको नफरत मिलेगी कि आप हमेशा के लिए कुंठित हो जाएं। लेकिन विपक्ष ने जिन मुद्दों को उठाया था, वो मुद्दे आज भी राहुल गांधी की जगह पर थे, और वो कॉन्फिडेंस, उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़ गई होती बनारस से, और राजीव जी अगर आपको याद हो कि हम लोग बराबर ये बात कह रहे थे जी, कि बनारस में प्रयोग करना चाहिए, खड़गे जी को लेकर के जाएं, और बेहतर होगा कि प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाएं, तो नरेंद्र मोदी अपराजेय नहीं है। और बनारस की जनता ने इस बात को दिखा दिया कि अगर थोड़ा और मेहनत हो गई होती और प्रधानमंत्री की पूरी मशीनरी नहीं लगी होती, तो अजय राय ही पर्याप्त थे उनको हराने के लिए। प्रियंका गांधी अगर पहुंच जाती, और अगर आपको यह भी याद हो कि प्रियंका गांधी और डिंपल यादव का जो रोड शो हुआ था बनारस में, उसी से नरेंद्र मोदी बौखलाए थे जी। उसके बाद ही वो उन्होंने अपमानजनक शब्द बोला था, बल्कि मैं तो कहूंगा अश्लील शब्द था।
इस देश की सभी महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्द उन्होंने बोला था कि मुजरा करिए जाकर के अपने वोट बैंक के सामने। ये क्या था? वो खुन्नस थी, वो चिढ़ थी, वो कुंठा थी जो नरेंद्र मोदी के भाषण में दिखाई पड़ रही थी। तो बनारस में भी नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाते, ये जो आज राहुल गांधी कह रहे हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और उत्तर प्रदेश आना, उत्तर प्रदेश में दस्तक देना, और राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया अलायंस यहां मजबूती के साथ खड़ा है, ये क्या दिखाता है? कि राहुल गांधी रुके नहीं है। जैसे उन्होंने अपनी यात्राओं के जरिए जो मैसेज दिया इस देश को, समाज को, कि हम भारत जोड़ने के लिए, हम नफरत के दौर में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए, हम सौहार्द की राजनीति करने के लिए और न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, वैसे ही उत्तर प्रदेश में आकर के दस्तक देना और ये कहना कि नहीं हम अभी रुके नहीं हैं। ये जो इंडिया अलायंस की राजनीति है, ये जो इंडिया अलायंस के मुद्दे हैं, ये जो लोगों के उसूल है, लोगों के जो सवाल हैं, उनको लेकर के हम पार्लियामेंट में तो जा ही रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आते रहेंगे और अगला निशाना जो है वो उत्तर प्रदेश में है। और चाहे युद्ध का मैदान हो या चुनाव का मैदान जी, हमेशा दुश्मन के सबसे मजबूत जो उसका हिस्सा है, अगर आप उस पर प्रहार करते हैं तो आप असली विजेता होते हैं। राहुल गांधी ने इस बात को महसूस कर लिया है और अब वो उत्तर प्रदेश में ही नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने जा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं संकेत मुझे 2027 का भी लगता है कि 2027 के लिए अभी से तैयारी कांग्रेस पार्टी की। लोकसभा में जो होगा, नीतीश नायडू बाबू क्या करेंगे ये तो अलग है, लेकिन अभी से उत्तर प्रदेश में 2027 की तैयारी करने का भी संकेत राहुल गांधी ने दे दिया है। और लोगों के उन मुद्दों को बार बार रेखांकित करके, संविधान की बात करके, और ये इशारा भी किया कि वो जो महामानव थे, जो अपने आप को कहते थे कि हमें तो ईश्वर ने संदेश भेजा है, हम ईश्वर की बात करते हैं, लेकिन वो नतमस्तक कहां हुए? संविधान के सामने, बाबा साहब अंबेडकर के उस संविधान के सामने, और लोगों ने झुका दिया उनको, वरना मोदी जी झुकने वाले नहीं है। तो संविधान के सामने नरेंद्र मोदी का अहंकार चूर चूर हो गया इस चुनाव में, ये तो स्पष्ट हो गया। और आने वाले वक्त में बड़ी चुनौती देने जा रहे हैं राहुल गांधी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। जी, आने वाले वक्त में बड़ी चुनौती, चूंकि आज इस चुनाव के बाद, चुनाव परिणाम आने के बाद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी भी मौजूद थे और मंच पे बैठे हुए थे और नीचे प्रियंका गांधी भी थी, और उसके बाद आज पहला कहें तो पब्लिक अपीयरेंस है राहुल गांधी का, पब्लिक स्पीच है राहुल गांधी का, और उसमें जिस यहां पर अग्रेसिवनेस के साथ राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं और सीधा चैलेंज नरेंद्र मोदी को, और ये कि आपको हरा सकते थे हम, ये जो हरा सकते थे हम जो कह रहे हैं, और जिस संविधान को आप सिर माथे लगा रहे हैं, वो यही जनता के कारण, आप जनता ने आपको इतना कर दिया कि आपको आज लगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये जो बात यहां राहुल गांधी कह रहे थे, यहां से एक नई राजनीति की शुरुआत होती है। यहां एक दबने वाली राजनीति नहीं, बल्कि यहां से एक उभार वाली राजनीति की शुरुआत होती है। और फिर यहां आज तक जो अभी 2-3 दिनों में नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी की तरफ से जो अलग अलग मैसेजेस दिए जा रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, जो ये बताया जा रहा है फिर से कि एक अकेला सब पर भारी, वो अब चलने वाला नहीं है। ये बात राहुल गांधी आज कहते हुए भी नजर आए। जरा जल्दी से प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं, कैसे आप यहां से देखते, क्योंकि यहां समझना यह जरूरी है कि, और अगर समीक्षा हम करते हैं राहुल गांधी के आज की भाषण की, तो यहां से समझ में आएगा कि इंडिया गठबंधन की आगे की रणनीति क्या है। इसलिए भी जरूरी है समीक्षा करना। देखिए राजीव जी, पहली बात तो राहुल गांधी ने केवल संख्या के बल पे मोदी को नहीं हराया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की वैचारिक हार हुई है, और ये जिसको मैं कहूं कि इसका रिवर्स ट्रेंड कर पाना इसको बहुत मुश्किल काम है।
एक बात। दूसरी बात, अभी आप कैबिनेट की मीटिंग की तस्वीर दिखा रहे थे, उसमें मैं देख रहा था कि बड़ा सा पोर्ट्रेट लगा हुआ है महात्मा गांधी का। जी। तो केवल संविधान के आगे नतमस्तक नहीं हुए हैं, ये देखिए पीछे जी पीछे बिल्कुल। महात्मा गांधी का। ये वो लोग हैं जो गांधी की विचारधारा के बहुत बड़े विरोधी है। आप याद कीजिए, देख लीजिए, मैं तो एविडेंस की बात, कि जब भी 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को सोशल मीडिया पे गोडसे ट्रेंड होता है, वो कौन लोग ट्रेंड कराते हैं? वो गोडसे को ट्रेंड कराने वाले नरेंद्र मोदी के समर्थक होते हैं। इस बात की जांच हो जाए कि वो ट्रेंड में सिस्टम किसका पीछे लगा हुआ है, तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मैं बात कह रहा हूं कि ये तो राहुल गांधी ने इनको कहां कहां हराया है, कि केवल संविधान को ही मस्तक पर नहीं लगा रहे हैं। अब संविधान बदलने की बात कोई लल्लू सिंह या कोई और दूसरे कर्नाटक से या राजस्थान से कोई नहीं करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वैचारिक रूप से इनको हराया है राहुल गांधी ने, कि अब हिम्मत नहीं है किसी बीजेपी के नेता की ये कहने की कि हम संविधान को बदल देंगे। ये हिम्मत नहीं है कहने की कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, जी। जैसे मोहन भागवत ने कह दिया था एक बार कि समीक्षा होनी चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने वैचारिक रूप से हराया है, एक बात। दूसरी बात यह कि देखिए, इसमें अगर कोई क्रिकेट की तरह मैन ऑफ द मैच होगा, तो मैन ऑफ द मैच इसमें राहुल गांधी का अकेले पूरे विपक्ष का मैं कहूँगा कि हौसला पस्त था। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद एक विमर्श था कि नरेंद्र मोदी तो अब तीसरे टर्म पे आ ही जाएंगे बहुमत के साथ। 300 पार 400 पार की बातें हो रही थी, नर्वस थे लोग। अकेले राहुल गांधी ने कहा कि ये संभव है, इनको हम हराएंगे, और हरा भी दिया। जी। तो ये जो कहानी है डेविड वर्सेस गोलियत कि नरेंद्र मोदी किसके साथ लड़े, नरेंद्र मोदी के साथ पूरा मीडिया था, कॉरपोरेट गोदी मीडिया था, आज भी है उनके साथ। नफरत में सुर मिलाता हुआ, जहां जहां मोदी जी ने नफरत की बात की वहां वहां चुनाव हारे हैं वो। ये वैचारिक हार हुई है। लोगों ने नफरत को रिजेक्ट किया है, लोगों ने संविधान बदलने की बात को रिजेक्ट किया है। लोगों ने ये कहा है अपने वोट से कि गांधी का सम्मान करो, गोडसे का नहीं। अब इस वैचारिक हार को लीपापोती उसकी जारी है कि अब मोदी जी बीजेपी की बात नहीं करते हैं, भाषणों में एनडीए की बात करते हैं, क्योंकि संख्या एनडीए के पास है। और एक और बात, बहुत स्पष्ट बात राजीव जी, ये है कि बहुत से लोगों को सोचा, हम लोगों ने अपने पॉडकास्ट में इस बात को रखा है कि बहुत से लोग जो ये मानते हैं कि नायडू साहब कुछ कर पाएंगे, नीतीश कुमार समर्थन वापस दे लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी हाल फिलहाल में ये लोग नतमस्तक कर चुके हैं। मछली पालन विभाग मिला है नीतीश कुमार को या उनके मंत्री को, तो नरेंद्र मोदी कहाँ उनको चुनौती, उनको चुनौती संसद के अंदर मिलेगी, स्पीकर कोई भी हो। अब जनता ने विपक्ष को मजबूत करके भेजा है, चुनौती वहां मिलेगी। अब कोई बीजेडी से, कोई वाईएसआरपी कांग्रेस से, कोई और वो तेलंगाना की पार्टी बीआरएस से जोड़ तोड़ करके, बीएसपी से जोड़ तोड़ करके बिल पर पास करवाने की गुंजाइश जनता ने नहीं दी है। जी। अब इंडिया गठबंधन के आगे झुकना पड़ेगा, समन्वय बनाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा फ्लोर पर, तब बिल पास होंगे। और वॉइस जिसको कहते हैं ना संसद के अंदर, तो वॉइस की मजबूती भी जो है अब
240 की है। तो इसलिए बहुत मुश्किल है अब मोदी जी के लिए इस तरीके से एक छत्र शासन चला पाना। कोशिश की है, उसके ऑप्टिक्स ये दिए जाएंगे कि अभी भी वो महाराजा हैं। उन्होंने अपने मंत्रालय चेंज नहीं किए लोगों के, जिसको रिजेक्ट किया, वो सब ऑप्टिक्स है। जी इनका मीडिया इनके साथ रहेगा, इनको भगवान बनाता रहेगा वो मीडिया। और उस मीडिया के बड़े बड़े एंकर विपक्ष को ये कहते हुए मिलेंगे कि विपक्ष को यहाँ लाने की आवश्यकता क्या है, विपक्ष को स्पेस देने की आवश्यकता क्या है। उसके बड़े बड़े एंकर्स जो हैं वो विपक्ष के नेताओं को गाली गलौज भी दे देंगे, ऑन एयर आके दे देंगे। ये सब होता रहेगा, लेकिन विपक्ष के पास अब ताकत है बोलने की, और ये देश की राजनीति को बदलेगा, और इसमें जनता भी साथ में है। तो अब जो तीसरा टर्म है मोदी जी का, वो राजा महाराजा वाला नहीं होगा। भले ही वो मीडिया कहता रहे कि आप आम कैसे खाते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं, आप सोते कितना है, वो चलता रहेगा। लेकिन वो मीडिया भी चुनाव हार गया है। जी जनता ने उस मीडिया को भी रिजेक्ट किया है। अगर वो मीडिया चुनाव नहीं हारा होता तो मोदी जी 300 पार होते। ये जो एग्जिट पोल चल रहे थे उनके यहाँ, तो इसलिए जिस चुनाव जो है वो भारत की राजनीति में, डेमोक्रेसी में मील का पत्थर है, और यहाँ से एक नई कहानी शुरू होती है भारत की राजनीति की और लोकतंत्र की। जी जी अनिल सिन्हा साहब, क्या आप भी जरा नाम अनिल जी का वो कर दीजिए, ठीक कर दीजिए, और प्रोफेसर रविकांत जी का भी। अनिल जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि क्या आपको भी लगता है कि एक नई राजनीति की ये शुरुआत होने जा रही है? क्या आपको लगता है कि आज के राहुल गांधी के भाषण में वो सब कुछ झलक गया जिसकी तस्वीर हम लोकसभा के अंदर अभी आने वाले समय में देखेंगे, जो अभी बहुत जल्दी लोकसभा का सत्र आने जा रहा है? और क्या आपको लगता है कि यहाँ से नरेंद्र मोदी ने जो मंत्री पद का बंटवारा किया है, जिसमें उन तमाम जो पद जो पहले से भी आते रहे हैं, ये बताने की कोशिश कि कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है, जिस गति से हम देश चला रहे थे उसी गति से, उसी अंदाज से चलाएंगे, एक अकेला सब पर भारी का मैसेज जो दे दिया कल बीजेपी ने अपने हैंडल से, ट्विटर हैंडल से, वही सच है, ये देश को बताने की कोशिश में ये सब कुछ। और लेकिन क्या यहाँ से आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बैकफुट नजर आएगा, बैकफुट पे नजर आएंगे नरेंद्र मोदी? नहीं, देखिए क्या, हाँ, बैकफुट वाली बात में मैं थोड़ा असहमत हूँ। मेरा मानना ये है कि वो आपको अब ज़्यादा रिप्रेसिव, और जो आपने वो जो दिखाया उन्होंने भी, उसमें कोई एकोमोडेशन नहीं दिखता है, कोई इंक्लूजन नहीं दिखता है। उसमें दिख रहा है साफ कि जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे ही चलेगा। क्योंकि ये जो पोर्टफोलियो डिवीजन था, इसीलिए मैंने कुछ चैनल्स पे बातचीत चल रही थी तो मैंने ये कहा कि ये पोर्टफोलियो का जब आ जाएगा तभी से पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी कितना पीछे हटे हैं अपनी जो जिस तरह की राजनीति, जिस तरह की शैली है उनकी राजनीति की, उसको कितना छोड़ा है उन्होंने। इसका अंदाजा हम पोर्टफोलियो के बंटवारे की बात करेंगे। और ये यही हुआ कि उसके जरिए उन्होंने ये शो किया, जो आपने कहा कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश करके नहीं, उन्होंने दिखा दिया इन लोगों को कि इनके जो कम से कम एलाइज हैं। देखिए, ये मैसेज इंडिया गठबंधन को नहीं था, ये मैसेज इंडिया गठबंधन को दे भी नहीं सकते, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से सत्ता से अपने को राहुल गांधी ने नहीं बल्कि बाकी पार्टियों ने भी कोई कोशिश नहीं की कि चंद्रबाबू नायडू को मनाया जाए। नीतीश कुमार के पास लोग जा रहे हैं, थोड़ी बहुत बैकडोर ये बैक चैनल्स में जो है सो कुछ कोशिश चल रही थी, लेकिन वो कोई कोशिश, जिसको आप कहते हैं कोशिश के हिसाब से, कोई मैसेज भी नहीं दिया कि हम लोग सरकार बनाएंगे, अब बनाना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज है, जो रेस्ट्रेन मेंटेन किया इन्होंने, जो धैर्य दिखाया, उसका मैसेज लोगों में गया। देखिए, ये हिंदुस्तान है, ये अमेरिका और इंग्लैंड नहीं है, जहाँ की लोग इसको कंपटीशन मानते हैं, जहाँ पर कि त्याग कोई मूल्य नहीं है। ये त्याग एक मूल्य है, जो लोगों को लगा राहुल गांधी कोई सत्ता की तरफ कोई आकर्षण नहीं है, ये फिर से साबित किया उन्होंने। लेकिन मैं आपको एक चीज ये कहूंगा कि जो राजनीति की शुरुआत आपने की वो सही है, एक नई राजनीति की शुरुआत हुई है।
और अगर किसी तरह से जोड़ तोड़ से इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती तो उससे वो मामला नहीं बनता। अब आपके पास एक आइडियोलॉजिकल वार जो है, जो वार अनफिनिश्ड था, जो किसी वजह से रुका हुआ था चुनाव की वजह से, क्योंकि कई कंपल्सन से चुनाव के, वो अब आइडियोलॉजिकल वार जो है और जो एजेंट मतलब कार्यक्रम और प्रोग्राम्स का जो है उनका जो युद्ध है वो शुरू हुआ है। और एक खाली आप अभी लोगों को जो मैं देख रहा हूँ गलतफहमी कि आरएसएस ने उनको कोई ये दी है, मतलब हिदायत दी है या वार्न किया है, ऐसा कुछ नहीं है। आरएसएस के जो आप बाकी ऑर्गेनाइजर और पांजन आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आगे आरएसएस पूरी तरह से अब बीजेपी के साथ खड़ा होने वाला है, हो चुका है। और ये जो आपने देखा कि ये तो हमेशा खड़ा है अनिल जी। हाँ। ये वो लोग गलतफहमी में रहते हैं जो कहते हैं, हाँ। क्योंकि ये बीजेपी की तरफ से ही चलाया जाता है चुनाव के समय कि आरएसएस का ये सर्वे आया है और उसमें आरएसएस के सर्वे में बीजेपी को इतनी कम सीटें आ रही हैं, आरएसएस इनका साथ छोड़ दिया। ये जो आप कह रहे हैं उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। ये बिल्कुल ये इनके तरफ से ही चलाया जाता है। आरएसएस और बीजेपी कभी अलग नहीं थे, ये बात मैं बार बार कहता हूं, ना कभी अलग रहेंगे। हाँ, ये जो मोहन भागवत वाला चल रहा है वो पूरा, उसमें अभी आप देखिए क्या है, वो पूरा जो पूरा पढ़ेंगे आप और देखेंगे उनका प्रोग्राम, वो प्रोग्राम है वो सोरोस का नाम ले रहे हैं, ध्रुव राठी का नाम ले रहे हैं और ऐसे लोगों का नाम, वो पूरा ऑर्गेनाइजर पांजन भरा हुआ है कि किस तरह से विपक्ष ने एक गलत नैरेटिव चलाई संविधान के बारे में, लोगों को डिविसिव किया, देशद्रोह की बात कर रहे हैं वो कि ये एंटी भारत। अब वो आरएसएस ने एक चीज को पक्का कर लिया है कि अंग्रेजी में भी भारत लिखना है और या हिंदी में भी भारत लिखना है। तो वो जो भारत और इंडिया वाला था वो भारत को उन्होंने रख लिया कि वो वही रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी फाइट है और इस फाइट में मैं देख रहा हूँ जो प्रशांत जी से और आप से सहमत हूँ कि ये जो नई राजनीति है उसकी शुरुआत और उसकी लीडरशिप जो है मतलब राहुल गांधी ने अपने हाथ में ले ली है। और वो ये चुनाव ने इतना ही साबित किया कि ये जो अगले जो कुछ सालों की राजनीति है उसका नेतृत्व कांग्रेस और राहुल गांधी करेंगे और उनके साथ, लेकिन उनकी एक बहुत अच्छी टीम बन गई है जिसको इंडिया गठबंधन आप कह सकते हैं, जिसमें कि आप अखिलेश से लेकर के स्टैलिन, राहुल, ये तेजस्वी, सारे लोग देखेंगे। तो एक अब मतलब इस चुनाव ने इतना ही किया कि एक जो एक पोलराइजेशन था, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का पोलराइजेशन, वो पोल्स सामने ला दिए हैं। अब ये फाइट, अब यहाँ से आपने सही कहा कि असली मतलब राजनीति अब शुरू हुई है, तो ये अब शुरुआत हो गई है। और जो आज का भाषण था राहुल गांधी का, उससे लग रहा है कि वो जो कॉन्फिडेंस है जो रविकांत जी ने और बाकी लोग कह रहे हैं, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट भी हैं और एकदम निश्चिंत है। उनको मालूम है कि आगे कितनी दूर तक और कितनी मतलब गंभीर ये युद्ध में भाग लेना होगा, लड़ाई लड़नी है। बिल्कुल, राजनीतिक लड़ाई बहुत गंभीरता के साथ लड़नी है, ये राहुल गांधी आज बता रहे हैं। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत क्या कुछ कह रहे हैं ये भी हम सुनेंगे, थोड़ी देर में आपको जरूर सुनाऊंगा। लेकिन जो ये कहते हैं वो होता नहीं है, ये याद रखिएगा। बिल्कुल उसको उस हिसाब से मत लेके चलिए कि स्वर्णाक्षर जिसको कहते हैं ना, वो नहीं है। कहने क्या यानी हाथी के दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग होते हैं। लेकिन डॉक्टर दीपक पाचपोर जी के पास आऊं उनसे पहले जरा राहुल गांधी को एक बार फिर से वाराणसी हरा सकते थी कांग्रेस पार्टी अगर, जरा सुनिए राहुल गांधी को। और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है, ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी,
हम इसके खिलाफ हैं, हम नफरत के खिलाफ हैं, हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम मोहब्बत का देश चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ हैं। आपने 10 साल इस देश में बेरोजगारी फैलाई, नफरत फैलाई, हिंसा फैलाई और हिंदुस्तान की जनता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को जवाब दिया है। तो ये थे राहुल गांधी, जो सीधी बात करते हैं, सीधी बात यहां भी कहते हुए नजर आए और सीधा सीधा अयोध्या ही नहीं बल्कि आप वाराणसी भी हार जाते, और कैसे हारते वो भी बता रहे हैं, और देश की राजनीति कहां गई पिछले 10 साल में और आगे क्या कुछ होने जा रहा है और 10 साल में आपने क्या कुछ दिया है, इसकी रूपरेखा यहां पर बताते हुए, पिछली कहानी और आगे की रूपरेखा यहां बताते हुए राहुल गांधी नजर आते हैं एक छोटे से इस भाषण के अंश में। और इनके पूरे भाषण को आप सुनेंगे तो और हर उस पहलू को यहां टटोलते हुए बताते हुए नजर आएंगे जो आज की तारीख में इस देश को चाहिए भी, और उसके 2-3 भाग आपको हम सुना चुके हैं। अब सीधा आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास, राहुल गांधी के भाषण से ही नहीं बल्कि आगे की राजनीति और उसमें जिसकी शुरुआत होगी लोकसभा के सेशन से, आने वाला जो सत्र है उससे, और बहुत जल्दी हो सकता है 20 तारीख को, इसी 20 जून को जो सत्ता पक्ष है वो खुद का जो फ्लोर टेस्ट है वो पास करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे। लेकिन आपसे समझना चाहता हूं कि यहां से जो विपक्ष है वो कहां आपको दिखाई देता है। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, विपक्ष, रिजल्ट से पहले वाला विपक्ष और रिजल्ट के बाद वाले विपक्ष में क्या फर्क दिखाई देता है? देखिए, विपक्ष जो है अभी चुनाव के पहले का जो विपक्ष था और अभी का विपक्ष में इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है। विपक्ष वहीं से अपनी कहानी को शुरू कर रहा है जो उसने चुनाव प्रचार के दौरान किया था, और केवल वो हफ्ते, 1.5 हफ्ते, 2 हफ्ते जो रुका था जब तक नतीजे नहीं आ जाते, ये वहीं से कहानी शुरू हो रही है। राजीव जी, अभी राहुल गांधी ने जो भाषण दिया, ये भाषण जो है कि अगर प्रियंका गांधी खड़ी होती वाराणसी से तो मोदी हार जाते, ये बहुत बड़ा संकेत है। और मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी जो है अगर अगला चुनाव लड़ते हैं 2029 का, तो शायद वो वाराणसी से नहीं लड़ेंगे और वो नए लोकसभा क्षेत्र की तलाश वो अभी से शुरू कर देंगे, ऐसा मेरा विचार है। दूसरी बात, ये पूरी की पूरी कहानी बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हाल है। उनके इस भाषण से अगर सचमुच किसी को बहुत खुशी हुई होगी तो वो योगी आदित्यनाथ को हुई होगी। वो जान रहे हैं कि अगला अब जो मौका आएगा इसमें उत्तर प्रदेश में कहीं भी जो है वो शायद मोदी जी नहीं रहेंगे, ऐसा मेरा ख्याल है। ये संकेत दे दिया है कि आप जान, जिस प्रकार से फिरोजपुर के पुल पे उन्होंने कहा था कि अपने मुख्यमंत्री को बता देना कि मैं जान बचाकर वापस जा रहा हूं, ये सचमुच सही बात है कि वो जान बचाकर निकले हैं। अजय राय ने तो हरा ही दिया था शुरुआती दौर, आपको याद होगा कि 2 चरणों में तो अजय राय ही आगे थे, खलबली मच गई थी। मैं कुछ वायरल वीडियो देख रहा था जिसमें बताया जा रहा है कि हालत बहुत खराब थी मोदी जी की और किसी प्रकार से वो जीत गए, वो एक अलग बात है। यहीं से कहानी जो है अगले चुनाव की और आगामी पॉलिटिक्स की भी शुरू हो जाती है। राजीव जी, वो ये बता रहे हैं कि अब आपको जो लड़ना है वो सड़क पे भी लड़ना है और संसद में भी लड़ना है। अभी आप देखिए इसके क्या क्या फर्क पड़ने वाले हैं। पहली बात तो ये है भावी राजनीति कैसे प्रभावित होगी। अब राज्यसभा की सीटों पर भी फर्क पड़ेगा। एक बड़ा खतरा था, बड़ा डर था कि अगर ये 370 या 400 के पार चले जाते तो राज्यसभा में पूरा का पूरा जो 100% बहुत बड़ा बहुमत जो है वो धीरे धीरे क्रमशः जो है वो भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का हो जाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक आगामी जो और इसका इम्पैक्ट होने जा रहा है वो भी है। दूसरी मोहन भागवत जी की जो बात है, मोहन भागवत साहब जो बोल रहे हैं, देखिए बहुत सारी पुरानी उन्होंने कभी बात की कि आरक्षण नहीं हटाया जाना चाहिए, मुसलमान हमारे भाई हैं, वो सारी की सारी चीजें जो हैं, ये आपने सही कहा कि दिखाने के दांत और हैं और खाने के दांत और हैं। ये हम इन चीजों को कई बार महसूस कर चुके हैं। मोहन भागवत किस स्थिति में है मोदी जी के सामने, आपको याद होगा पिछले विजयादशमी में जब इन्होंने भाषण दिया था और उसमें उन्होंने मणिपुर का जिक्र किया था और मणिपुर का जिक्र करते हुए ये कहा था कि विजयादशमी का पर्व खत्म होते होते ही मैं चाहता हूं कि पूरा जो सारे मंत्री हैं वो मणिपुर में जाएं और वहां की स्थिति संभाले। उन्होंने एक नाम विशेष रूप से उल्लेख किया था, वो अमित शाह का नाम, और उन्होंने कहा था कि कम से कम अमित शाह को जरूर जाना चाहिए। विजयादशमी चली गई, तमाम त्योहार निकल गए, अगली विजयादशमी भी कुछ दिनों के बाद आ जाएगी राजू जी,
लेकिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी का जो आज तो महत्वपूर्ण नेता है वो आज तक मणिपुर नहीं गया है। तो आप समझ सकते हैं कि अब जो हैसियत है आरएसएस की अमित क्या शाह रह गए गई है। थे, अमित शाह गए थे। अमित अमित शाह गए थे, उसके बाद गए थे, ठीक है। लेकिन कुल जमा जो है मणिपुर में उसके बाद परिणाम क्या निकले ये बात भी सामने आ गई है कि वहां की दोनों सीटें जो है वो कांग्रेस के पास चली गई है। तो कुल जमा अब जो आगे आने वाली जो राजनीति है वो निश्चित रूप से उसकी जो कमान है वो पूरे के पूरे राहुल गांधी के पास है। अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इस समय बहुत बड़ी गलती जो पिछले समय 2019 के चुनाव के बाद कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन ने की थी वो ये थी कि जैसे ही 2019 का चुनाव हारे थे उनको दूसरे दिन से जो काम शुरू करना चाहिए था वो उन्होंने जाके शुरू किया सितंबर 2022 में, जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। और आप याद कीजिए कि 2019 के जब चुनाव हुए थे उसके ठीक दूसरे दिन मोदी जी जो हैं वो गुजरात में रोड शो करने चले गए थे। आपको याद होगा अंतिम जब चक्र खत्म हुआ था, चरण खत्म हुआ था चुनाव का 2019 का, उसके ठीक दूसरे दिन मोदी जो थे वो चले गए थे गुजरात में और उन्होंने बहुत बड़ा रोड शो किया था वहां पर, अहमदाबाद में शायद। तो अब जो है इस समय ऐसा कोई भी गैप नहीं दे रही है विपक्ष या कांग्रेस। आप देखिए कहाँ ऐसा लगता है कि चुनाव खत्म हो गए हैं और अब जो है चुनाव आगे पीछे नहीं है। जिस प्रकार से अभी लोकसभा का सत्र शुरू भी नहीं हुआ है कि राहुल गांधी प्रियंका फिर रोड पे हैं, फिर वो सभाएं कर रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि नब्ज पकड़ ली है राजनीति की राहुल गांधी ने और इंडिया गठबंधन ने। दूसरी एक और बहुत अच्छी बात यह है कि इंडिया गठबंधन कहीं भी टूटा नहीं है, उसे किसी प्रकार से कोई जल्दबाजी नहीं है। तो इस प्रकार मुझे ऐसा लग रहा है कि यही कंसोलिडेट होगा, यही तरीका होगा। और जिस प्रकार से आप देखिए कि अपने सारे के सारे जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं वो उन्होंने अपने पास रखे हैं, इसका मतलब यह है कि लड़ाई का स्वरूप ऐसा ही होगा और इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार है वो विपक्ष को कुचलते भी रहेगी। हालांकि जितने डरने वाले लोग थे वो चले गए। अब किसके खिलाफ ईडी का डंडा चलेगा, किसके खिलाफ सीबीआई का डंडा चलेगा, इनकम टैक्स के छापे किसके यहाँ पड़ेंगे, वो उनके यहाँ पड़ेंगे जो एनडीए को छोड़ के जाने की तैयारी करेगा। अब बाकी लोग जो है विपक्ष के लोग और जिनको डरना था वो चले गए और जो डट के खड़े हैं जिन्होंने चुनाव भी निपटा दिए एनडीए के सामने, तो उन्हें अब कोई डरने की समस्या नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए के साथ जो आ गए हैं जो दल, वो अगर इधर उधर छूट के जाने की कोशिश करेंगे तो उनके यहाँ छापेमारी होगी, उनके यहाँ ईडी के छापे पड़ेंगे। तो अब अंतिम जो इन्होंने लल्लन सिंह को जो दिया है मछली पालन का जो विभाग दिया है राजीव जी, मुझे लगता है वो भी एक संकेत है। मछली मारने के लिए बड़े धैर्य की जरूरत होती है। उन्होंने संदेश दे दिया है कि बाबू हमारे से कोई बड़ा पद तुम जो है मत चाहो, कोई बड़ा मंत्रालय मत चाहो, कोई प्रीमियम विभाग आपको नहीं मिलने जा रहे हैं। जो आपको दिया जा रहा है वो धैर्य पूर्वक आप मछली मारिए और नदी के किनारे बैठ के रहिए। ये बात संकेत जो है बहुत बैठे रहिए, बिल्कुल ये कुल जमा संदेश है। मछली का ध्यान लगाइए, बको ध्यानम जो कहते हैं उस ध्यान में रहिए। तो ये ललन सिंह को बता दिया गया है कि जो अलग अलग ध्यान, अलग अलग बातें जो कही जाती हैं उसमें से बको ध्यानम भी है बगुले की तरह। कहानी आप लोगों ने पंचतंत्र की पढ़ी होगी। चलिए खैर यहाँ कहानी पे नहीं जाते हैं। नरेंद्र मोदी से रिलेटेड 2 अपडेट दूंगा और उसके बाद सीधे ज़रा सुना देता हूँ आप लोगों को आरएसएस के मोहन भागवत जी का बयान, वो भी ज़रूरी है। एक तो ये है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के बाद अब 13 तारीख को, आज है 11, कल 12, परसों 13 तारीख को इटली जा रहे हैं और पहली यात्रा, विदेश यात्रा उनकी इटली की है। 14 तारीख को लेट शाम जो है लेट इवनिंग वो लौट आएंगे। G7 समिट में जा रहे हैं वो। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी ने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है और ट्वीट में वो लिख रहे हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान पूरे भारत के लोगों ने मेरे प्रति स्नेह के प्रतीक के रूप में अपने सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार जोड़ा। जितने भी उनके चाहने वाले लोग, भक्तगण थे, सब अपने नाम के साथ साथ सोशल मीडिया पर अपने नाम के आगे, हैंडल के आगे मोदी का परिवार लिखे हुए थे। इससे मुझे बहुत ताकत मिली, कह रहे हैं। भारत के लोगों ने एनडीए को लगातार तीसरी बार बहुमत दिया है। ये सेंटेंस मैं पहली बार सुन रहा हूं क्योंकि अभी तक बीजेपी ही कहते थे। चलिए, एनडीए को तीसरी बार बहुमत दिया है, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो एक तरह का रिकॉर्ड है और हमें अपने देश की बेहतरी के लिए काम करते रहने का जनादेश दिया है। हम सभी एक परिवार हैं,
ये संदेश प्रभावी ढंग से पहुंचाए जाने के बाद मैं एक बार फिर भारत के लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि अब आप अपने सोशल मीडिया से मोदी का परिवार हटा दें। यानी जिन जिन लोगों ने मोदी का परिवार लिखा है वो अब अपने नाम के आगे से मोदी का परिवार हटा दें, क्योंकि साहब का आदेश आ गया है। मोगेम्बो खुश हुआ, डायलॉग है ना। चलिए, तो मोदी जी खुश हो गए हैं। ऐसी डायलॉग थोड़ा सा लाइट मूड में कह रहा हूं, अगर बुरा लगा हो तो इसको किनारे कर दीजिएगा, लेकिन मोदी जी खुश हो गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं इधर, किधर, तो मोहन भागवत जी की तरफ। और मोहन भागवत जी का एक भाषण कल से काफ़ी चर्चा में है और उस भाषण का अंश देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अनिल सिन्हा साहब जो बात कह रहे थे, प्रशांत टंडन जी जो बात कह रहे थे, उस बात में कैसे दम है वो इस भाषण को सुन करके आपको समझ में आएगा। चलिए जरा उस अंश को सुन लेते हैं, एक छोटा सा पार्ट उसका। संसद क्यों है और उसमें दो पक्ष क्यों है? इसलिए है कि दोनों पहलू उजागर हो। किसी भी सिक्के के दो पहलू रहते हैं, ऐसे किसी भी प्रश्न के दो पहलू रहते हैं। एक पक्ष एक पहलू का विचार करता है तो दूसरे पक्ष ने दूसरा पहलू उजागर करना है ताकि जो होना है वो पूर्णतः ठीक हो, सहमति बने। इसलिए संसद बनती है, लेकिन ऐसी सहमति बनना स्पर्धा करके आए लोगों में थोड़ा कठिन भी रहता है और इसलिए हम बहुमति का आसरा लेते हैं। उसके लिए स्पर्धा चलती है। ये स्पर्धा है, कोई आपस का युद्ध तो है नहीं। जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई, नितांत असत्य। क्या शास्त्र का, विज्ञान का, विद्या का ये उपयोग है? सज्जन विद्या का ये उपयोग नहीं करते। विद्या विवादाय ये खलस्य, ऐसा कहा है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या का उपयोग प्रबोधन करने के लिए होता है, लेकिन आधुनिक विद्या टेक्नोलॉजी का उपयोग असत्य परोसने के लिए किया गया। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। दो पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। अब सरकार बन गई, वही सरकार फिर से आ गई, एनडीए। अब ये ठीक है, पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ अच्छा हुआ है। आर्थिक हमारी स्थिति, आधुनिक दुनिया जिन मानकों को मानती है, जिसके आधार पर आर्थिक स्थिति का मापन करती है, उनको लगाए तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही। सामरिक स्थिति हमारी निश्चित रूप से पहले से अधिक अच्छी है। दुनिया भर में हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। कला, एक फिल्म का डायलॉग है कि आप कहना क्या चाहते हैं। ये भागवत जी के इस भाषण को सुन के ये सवाल उठता है कि भागवत साहब, हाथ जोड़ के आपसे प्रश्न है कि आप कहना क्या चाहते हैं, समझाना क्या चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि मर्यादा का पालन होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष नहीं, मैं तो प्रतिपक्ष कहता हूँ, वो भी पक्ष है, ये भी पक्ष है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद आप कह रहे हैं बाद में कि सब कुछ हुआ, 10 साल में बहुत कुछ अच्छा हुआ, सामरिक वृद्धि हुई, ये हुआ, वो हुआ। तो पहले कहना क्या चाह रहे थे, क्यों कह रहे हैं उसको? इसलिए कि लोग
जो ये कह करके खुश होते हैं कि आरएसएस जो है वो बीजेपी का साथ देता हुआ नजर नहीं आया, इस भ्रम में वो रहे, ये कहना चाहते हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। देखिए राजीव जी, ये असल में आरएसएस की रणनीति शुरू से रही है, ये आज से नहीं है। जब से आरएसएस पैदा हुआ है तब से उसकी रणनीति रही है कि गड्ढमड्ढ बोलो और 5 तरीके की बातें बोलो, 10 तरीके की बातें बोलो, ताकि लोग ये समझ ही नहीं पाए कि आपकी असली मंशा है क्या। इसी रणनीति पे मोहन भागवत काम कर रहे हैं, इसी रणनीति पे ऑर्गेनाइजर में लेख लिखे जा रहे हैं, इसी रणनीति पे जेपी नड्डा कह रहे हैं कि अब आरएसएस की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सारी रणनीति इसलिए ताकि कोई आरएसएस की असली चीज को समझे ही नहीं। अगर राजीव जी आरएसएस बीजेपी के पीछे नहीं है तो बीजेपी क्या है फिर? बकौल जस्टिस कार्ड जो अपराधियों का गिरोह है फिर, इसके अलावा कुछ नहीं है फिर। तो ये अगर कोई विचारधारा कोई है बीजेपी के पास तो वो विचार उसके पास आरएसएस से ही आता है। और वो विचार क्या है वो मोहन भागवत अच्छी तरीके से बता रहे हैं, विचार क्या है, कहां से आता है, कहां चला जाता है। कुल मिला के एक जो है जलेबी छानने की जो कोशिश मोहन भागवत कर रहे हैं वो आरएसएस की जो पुरानी रणनीति है उसी रणनीति पर काम करते हुए मोहन भागवत दिखाई पड़ रहे हैं। कुल मिला के मोहन भागवत क्या कहना चाहते हैं, या तो ये कहिए कि अगर इसकी दूसरी तरीके से समीक्षा की जाए, अगर ये मान लिया जाए कि आरएसएस जो है वो जो मोहन भागवत कह रहे हैं बिल्कुल सच बोल रहे हैं, सच के अलावा कुछ नहीं कह रहे हैं, तो फिर ये है कि मोहन भागवत नरेंद्र मोदी को बहुत बुरी तरीके से डांट रहे हैं कि मर्यादा का पालन नहीं रखा गया, पालन नहीं किया गया चुनाव के दौरान, अपशब्दों का प्रयोग किया गया, संघ को भी घसीटा गया, ये सारी बातें कह रहे हैं। संघ को तो जेपी नड्डा ने घसीटा था, किसी और ने घसीटा ही नहीं। मर्यादा का पालन नरेंद्र मोदी ने नहीं किया, बीजेपी के लोगों ने नहीं किया। तो क्या नरेंद्र मोदी को कोस रहे हैं मोहन भागवत? अगर ऐसा है तो हिम्मत दिखानी चाहिए, खुल के कहनी चाहिए बात कि नरेंद्र मोदी ने इसका पालन नहीं किया। और अगर मोहन भागवत में हिम्मत नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी का खुलकर के नाम ले सके तो इसका मतलब कि वो आरएसएस की उसी रणनीति में काम कर रहे हैं कि लोग कुछ समझते नहीं और ये उससे बचे रहे। असल में है क्या राजीव जी कि भारतीय जनता पार्टी के पीछे आरएसएस रहा है और शुरू से आरएसएस जो है एक राजनीतिक संगठन है और ये सांस्कृतिक संगठन कहीं नहीं है। संस्कृति से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ये सुबह से लेकर रात तक सिर्फ 24 घंटे और 365 दिन ये जो है वो सिर्फ राजनीति ही करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो इनकी कठपुतली है, बाकी सब कुछ डोर जो इन्हीं के हाथ में है। नरेंद्र मोदी भी कठपुतली ही है। आरएसएस जिस दिन चाहेगा उस दिन नरेंद्र मोदी को एक घंटे में लालकृष्ण आडवाणी और बलराज मधोक बना देगा। गलतफहमी में नरेंद्र मोदी को नहीं रहना चाहिए अगर किसी गलतफहमी में है। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी किसी गलतफहमी में नहीं है, वो भी जानते हैं कि जिस दिन आरएसएस चाहेगा उस दिन उनको बलराज मधोक या लालकृष्ण आडवाणी ये घंटे में बना देगा। तो ये कुल मिला के जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि संघ को घसीटा गया, वो खुल के नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये जो उनको कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से संविधान के ऊपर खतरे को लेकर के बातें की गई और आरक्षण खतरे में है और संविधान खतरे में है, ये जो बातें कही गई थी इंडिया गठबंधन की तरफ से, ये उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने आरएसएस को बीच में घसीट दिया, जबकि आरएसएस का राजनीति से कोई लेना देना नहीं, ये वो कहना चाहते हैं। और इसी तरीके की बात राजीव जी एक तरीके से राम माधव जो है नेता है आरएसएस के और जो डिप्यूट की जाती है बीजेपी में, वो उन्होंने भी एक लेख लिख करके कहा था कि आरएसएस राजनीति में हिस्सा नहीं लेता है, केवल हमने 1984-2014 में था वो राजनीति में हिस्सा लिया। ये उन्होंने कहने की कोशिश की। यानी जो आप बात कह रहे थे कि ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आरएसएस जो है वो घर बैठा हुआ था, वो काम नहीं कर रहा था, इसलिए नरेंद्र मोदी की हार हो गई या बीजेपी की हार हो गई, ये कहना चाह रहे हैं। जबकि होता ही है राजीव जी कि जब जीत जाते हैं तो बताते हैं कि आरएसएस ने काम किया था, जब हार जाते हैं तो बताते हैं कि आरएसएस ने काम नहीं किया था। आपने बताया कि भाई जैसे सर्वे आते हैं बताया जाता है कि आरएसएस का इंटरनल सर्वे है, उस इंटरनल सर्वे में बताया है तो बताया जाता है कि उनके जो स्वयं सेवक घर घर जाकर के खिचड़ी खाते हैं, वो सर्वे करते हैं, वो बताते हैं कि जमीन पर क्या चल रहा है। पन्ना प्रमुख वो बनाते हैं, वो बताते हैं पन्ना प्रमुख कौन बनेगा, किस तरीके से काम करेगा। तो सारा जहर जो है जो फैलाया जाता है बीजेपी के चोर आर्मी के द्वारा या बीजेपी के लोगों के द्वारा, उस जहर की जो थैली वो तो आरएसएस के पास है, वहीं से निकलता है वो सारा जहर। जिस तरीके से संविधान का कचरा करने की बातें होती हैं, शिक्षा के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं, वो सारे तो आरएसएस के यहाँ से आते हैं। बीजेपी के पास क्या है? बीजेपी के पास तो एक भी पढ़ा लिखा आदमी नहीं है जो इस तरीके की चीजें कर सके। तो जो भी चीजें की जाती हैं इस तरीके से, हालांकि डॉक्टर हेडगेवार साहब पशुओं के चिकित्सक हैं, लेकिन पता नहीं कितने पशुओं की वो चिकित्सा करते हैं। करते होते तो कम से कम अपने यहाँ जो कुछ लोग हैं उनकी भी चिकित्सा करते, तो वो चिकित्सा नहीं हो पा रही है। तो ये कुल मिला के राजीव जी जो मोहन भागवत जी कहना चाह रहे हैं वो असल में नई मुसीबत में मोदी जी को या तो खड़ा करना चाहते हैं, इसकी इस तरीके से समीक्षा की जाए, वरना फिर मोहन भागवत जो है वो जलेबी छान रहे हैं और आरएसएस तरीके से ये बताना चाहते हैं चूंकि आरएसएस ने काम नहीं किया था इसलिए भारतीय जनता पार्टी हारी। आरएसएस अगर काम करता तो ये 400 पार हो जाता, ये बताना चाहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है राजीव जी। कुछ ज्यादा ही समीक्षा कर दी आप।
चलिए खैर कोई बात नहीं। प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूं। रविकांत जी जरा आपसे समझूं, आगे क्या क्या दिखता है आपको? टीडीपी के हाथ में कुछ नहीं आने वाला है क्या, या पुरंदेश्वरी का नाम आ रहा है उससे टीडीपी खुश हो जाएगी, या नरेंद्र मोदी अपने अंदाज में अपने हिसाब से जैसे गाड़ी चल रही है वैसे चलाते रहेंगे बिल्कुल फटाटेदार? हमारे साथ प्रेम कुमार जी भी जुड़ गए। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। प्रोफेसर रविकांत जी, देखिए राजीव जी, पहले तो अभी जो हमारे साथी बात कर रहे थे अपलेंदु जी, मैं उनकी सभी बातों से एकदम सहमत हूं कि आरएसएस पीछे से खेल करता है और इतिहास में कैसे दर्ज होना है। और नरेंद्र मोदी को भी देखा बीच में ना, रोज तो वो हिंदू मुसलमान कर रहे थे, फिर एक दिन बोलते हैं कि अगर मैं हिंदू मुसलमान करूंगा तो फिर राजनीतिक जीवन से सार्वजनिक जीवन मेरा व्यर्थ हो जाएगा। ये दरअसल वो हेडलाइन थी जो अखबार में छपनी थी। कल को जब इतिहास लिखा जाए मोदी जी का, तो उस हेडलाइन का उपयोग, ठीक वैसे ही मोहन भागवत और आरएसएस के बारे में उनका अपना इतिहासकार उसे कैसे दर्ज करेगा, इसके लिए ये है। बाकी जो और चीजें हैं वो पार्टी के लिए, लोगों के लिए, इन सब के लिए है। लेकिन अच्छा है कि डीबी लाइव कम से कम दोनों ही मुद्दों की बात कर रहा है, दोनों लोग का एनालिसिस कर रहा है। अब जो आपका सवाल था कि डी पुरंदेश्वरी को लोकसभा अध्यक्ष अगर बना दिया मोदी जी ने तो फिर क्या होगा? देखिए, ये सरकार उसी ढंग से चलनी है। अभी तो लग रहा होगा कि झुंझुना पकड़ा दिया गया है, ये दरअसल मोदी जी की अपनी स्टाइल है। जैसे और मोदी जी विशुद्ध रूप से बनिया है, मैं समझता हूं। राजनीति में असली बनियागिरी उनको करनी आती है कि पहले बहुत थोड़ा दो, फिर थोड़ा जिद करो, थोड़ा और दे दो, थोड़ा और दे दो, ताकि वो पकड़ में बना रहे। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये मंत्रालय भी थोड़ा चेंज होंगे, 2 महीने 6 महीने में, और कुछ और मंत्रालय इधर उधर किए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष की जहां तक बात है तो टीडीपी या चंद्रबाबू नायडू कोई नए खिलाड़ी नहीं है, पुराने खिलाड़ी है। बिल्कुल। मोदी जी के पहले वो एनडीए में रहे, संयोजक रहे, और जिस तरह से उन्होंने उस समय अपना अध्यक्ष बनवाया था लोकसभा स्पीकर जीएमसी बालीयोगी को। अब डी पुरंदेश्वरी का कार्ड जो खेला गया, भाई वो उनके रिश्तेदार हैं, साली हैं, तो उनको लाकर के कहीं थोड़ा मैनेज कर लिया जाए। लेकिन राजनीति में सिर्फ एक तरफ से नहीं होता है, दोनों तरफ से होता है। नीतीश कुमार हर बार उतने ही भोले आपको दिखाई पड़े जब उन्होंने पलटी मारी, और जब वो पलटी मारेंगे तब भी उतने ही भोले लगेंगे कि अचानक बहुत दबाव महसूस कर रहे थे, अब एकदम फ्री हो गए, अब कहीं नहीं जाने वाले। वैसे ही नायडू साहब है कि जिस दिन गोता मारेंगे उस दिन हवा भी नहीं लगेगी। अभी तो शरद पवार साहब हैं, तो अकेली राजनीति सिर्फ मोदी जी को नहीं आती है, और भी लोग हैं। फिलहाल अभी यही दिख रहा है कि ये सरकार इसी तरह से अभी चलने वाली है। लेकिन मैं समझता हूं कि 2-4-6 महीने ये जो हनीमून पीरियड है ये थोड़ा सा गुजर जाने दीजिए, उसके बाद असली खेल शुरू होगा, नाच बसंती वाला, कि जब तक तेरी पैर चलेंगे तब तक ही सांस चलेगी, वही होना है। अभी तो ये ट्रायल है, और ये नायडू और नीतीश बाबू भी उस बात को महसूस कर रहे हैं। लल्लन सिंह का भी मैं चेहरा देख रहा था एक वीडियो में, जो उन्हें झुंझुना मंत्रालय मिला है तेजस्वी यादव के शब्दों में, तो बिल्कुल बुझा हुआ चेहरा। जाहिर तौर पर रेल मंत्रालय की चाहत रही होगी उनकी, या गृह मंत्री बनाने की चाहत तो शायद नायडू साहब की थी। लेकिन अभी तो मोदी जी ने अपना मंत्रालय बना लिया है। लेकिन मुझे लगता है कि वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। तो अभी ये चल रहा है। अभी नीतीश बाबू और नायडू बाबू ने भी पत्ते खोले नहीं है। बिल्कुल।
हम अभी से क्यों बता दें क्या हमारे दिल में है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और वक्त का इंतज़ार कीजिए, बहुत कुछ अभी आने वाले समय में होना है। प्रेम कुमार जी, जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं। डिस्कशन में हम 2-3-4 बातें बहुत महत्वपूर्ण कर रहे हैं इस चर्चा में, और उसमें एक सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी आज फिर से पब्लिक जनता के बीच गए आभार प्रदर्शन के लिए। आज रायबरेली पहुंचे थे, और कल वो राहुल गांधी वायनाड पहुंच रहे हैं। वायनाड में भी कल राहुल गांधी वायनाड में रहेंगे और वहां भी आभार प्रदर्शन करेंगे। और अब राहुल गांधी को तय करना है कि रायबरेली अपने पास रखते हैं या वायनाड अपने पास रखते हैं। और जो खबरें आ रही हैं उस अनुसार शायद रायबरेली अपने पास रखेंगे और वायनाड वो छोड़ेंगे, क्योंकि दो रख नहीं सकते। लेकिन रायबरेली में जो राहुल गांधी ने भाषण दिया वो आपने सुना होगा। सीधा सीधा वो कह रहे हैं कि अयोध्या ही नहीं, वाराणसी भी बीजेपी हार जाती। और दूसरी तरफ मोहन भागवत की चर्चा कल से खूब हो रही है। उनके ही मुखपत्र और नाइजर में एक आलेख छपा है, उस आलेख की चर्चा भी खूब हो रही है। बीजेपी को समझाने की कोशिश हुई है, लेकिन उन सब के बीच बीजेपी की तारीफ भी हो रही है। 10 साल में बहुत सारे काम किए, ये भी हो रहा है। सब कुछ पैरेलल चल रहा है, और ये घालमेल जो बीजेपी और आरएसएस का है, इस बारे में हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, अभी भी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ से क्या कि नरेंद्र मोदी की सरकार अब काम करना शुरू करेगी, उससे पहले फ्लोर टेस्ट पे जाएगी, और उसी फ्लोर टेस्ट से एक वो टेस्ट भी होगा जो विपक्ष का होगा। नरेंद्र मोदी के फ्लोर टेस्ट से पहले विपक्ष का टेस्ट होगा। इसलिए होगा क्योंकि ये वो विपक्ष नहीं है जिसके 150 सांसदों को सदन के बाहर फेंक दिया जाता था निलंबित करके, और वो बेचारे बाहर बैठे रहते थे। अब तो उस स्टैच्यू को भी हटा दिया गया है जहां पर जाके बैठते थे, यानी गांधी जी की मूर्ति को हटा दिया गया है उस प्रांगण से, उनको कहीं और प्रेरणा स्थल पे ले जाया गया है। अंबेडकर साहब की मूर्ति को भी हटा दिया गया है। ये सब खबरें आप लोग सुन चुके होंगे। लेकिन यहाँ सवाल तीसरा, मतलब इन 3-4 बातों को जोड़ करके जो सवाल है वो ये है कि क्या एक पैरेलल आप गवर्नमेंट चलते हुए, जहां सत्ता पक्ष भी हो और मोहन भागवत के हिसाब से प्रतिपक्ष भी हो, दोनों चलते हुए दिखाई देगा आपको? देखिए राजीव जी, लोकतंत्र तो इसी का नाम है कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष में वो होता है जिसको बहुमत होता है, और प्रतिपक्ष में वो होता है जो बहुमत से दूर रह जाता है। और दोनों मिल करके ही सदन है, दोनों मिल करके ही लोकतंत्र है। यानी असहमति को साथ रखना लोकतंत्र है, यही हमारे देश में है। लेकिन बीते दिनों उलट गया, प्रतिपक्ष को विरोधी मान लिया गया। मोहन भागवत ने ध्यान दिलाया है कि विरोधी न समझे। उसके बाद बहुत सारी बातें हुई। तो हम ये कह रहे हैं, जैसे हम बात राहुल गांधी से शुरू करें। राहुल गांधी ने आज ठीक है धन्यवाद रैली की, वो बात भी किसी हद तक सही है कि प्रियंका गांधी अगर वाराणसी में चुनाव लड़ती तो शायद नरेंद्र मोदी हार जाते। लेकिन यहीं पर कई उंगलियां राहुल गांधी की तरफ भी जाती हैं कि वो इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन शायद वो नहीं लड़ी या लड़ने को तैयार नहीं हुई। उनकी बातों का दूसरा मतलब ये है, हम पत्रकार हैं, हम दूसरा मतलब जरूर निकालते हैं। जब आप कहते हैं कि प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़ती तो चुनाव जीत जाती, हम अपनी बहन प्रियंका से कहना चाहते हैं, आप लड़ती तो जीत जाती। इसका मतलब क्या है? आप नहीं लड़ी। इसका मतलब क्या है कि आपको ऑफर किया गया लेकिन आप नहीं लड़ी। ये उसके दूसरे मायने हैं। तो गलतियां तो और भी हुई हैं भाई। अखिलेश यादव जी ने कहा कि 80 सीटों में क्योटो को छोड़कर हम 79 जीत सकते हैं। तो आपने कहीं ना कहीं मान लिया कि नरेंद्र मोदी इनविंसिबल है, पराजय हैं। तो ये गलतियां भी हुई हैं, ये दिख रहा है। वरना जनता ने कोई कसर नहीं छोड़ी है अहंकार को तोड़ने के लिए। मोदी की सत्ता को, जन विरोधी सत्ता को खत्म करने की कोशिश का जनता ने पूरा इजहार किया है। और जो बात मोहन भागवत जी ने कही है, तो मोहन भागवत जी के बयान को आमतौर पर इस रूप में देखा जा रहा है कि ये मोदी और भागवत के बीच की लड़ाई है, लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखता हूं। देखिए, आरएसएस का एक विचार तब भी आया था जब कर्नाटक में बीजेपी हारी थी, और आरएसएस का
पूरा मोहन भागवत ही आ गए विचार लेकर के, जब केंद्र में बीजेपी हारी है। तो बीजेपी हारी है, इस बात को बीजेपी स्वीकार नहीं कर रही है। वो कह रही है एनडीए का बहुमत है, लेकिन दरअसल ये जनादेश बीजेपी की हार का है और वो ऐसे पेश आ रहे जैसे उनकी जीत हो गई। तो उसका जो पहलू मोहन भागवत दिखा रहे हैं वो ये है कि जनता में रिएक्शन होता है जब नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि मोदी की गारंटी, मोदी की जीत, तमाम चीजें जब बोलते हैं और हारने के बाद बोलते हैं कि हम फिर से आ गए और हमारे पास ताकत है। तो इस रिएक्शन को नल करने के लिए, इस गुस्से को शांत करने के लिए, वाष्प इंजन थ्योरी जो होती है जनता का गुस्सा ठंडा करने के लिए, उन्हीं बातों को जो जनता सुनना चाहती है कि ये मोदी का परिवार, अभी मोदी का परिवार हट गया है, आदेश हो गया है नरेंद्र मोदी जी का कि सब लोग अपने मोदी का परिवार लिखना बंद कर दें। तो मोदी का परिवार, मोदी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है, आप उसे वोट नहीं दे रहे हैं, मोदी को वोट दे रहे हैं, एक अकेला सब पर भारी, ये सारी बातें जो थी उन सब का जनता में बहुत गुस्सा था। तो मोहन भागवत जी जनता की बात को चोट करके एक तरह से बीजेपी को के खिलाफ जो गुस्सा है उसको ठंडा करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं है, ये वो सारी बातें कि भाई मणिपुर का मोहन भागवत जी को आज याद आया, 1 साल पहले कभी क्यों नहीं याद आया? वो पूरे चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी जी का मंगलसूत्र छीन लेने की बात, भैंस छीन लेने की बात, चोटी खोल लेने की बात, ये आपका बैंक अकाउंट से पैसा ले लेने की बात, मुस्लिम लीग ये मैनिफेस्टो, ये जो सारी बातें चल रही थी, कहाँ थे मोहन भागवत? लेकिन मोहन भागवत आज बोल रहे हैं ताकि बीजेपी के प्रति जो गुस्सा पनप रहा है और आने वाले समय में ये गुस्सा कोई भी रूप ले सकता है, तो उसको कैसे नल किया जाए। लोग बीजेपी और आरएसएस के अंतर संबंध को भी जानते हैं। इसका किस्सा कहानी निकलेगा कि भाई वो तो मोदी ने कब्जा कर लिया था, संघ पर सुन नहीं रहा था, ऐसा था वैसा था। कुल मिलाकर के ये लोग जो हैं अहंकार भी समझते हैं, उसका दुष्परिणाम भी समझते हैं, ये भाव ये देने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरकार निश्चित रूप से सबको छोड़ सकती है, सब ये मोदीवाद है ये, और इसकी कोई नीति नहीं है। ये हनुमान को भूल सकते हैं जरूरत पड़े तो, ये राम को भूल सकते हैं जरूरत पड़े, ये जय मुसलमान भी बोल सकते हैं जरूरत पड़े तो, क्योंकि आज चंद्र बाबू नायडू को सारे गिले शिकवे के बाद में स्वीकार कर रहे हैं। जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ हम कोई कैंपेन हम इस सरकार को चलाने नहीं देंगे, बोल रहे हैं ना। लेकिन ये जय मुसलमान भी बोलेंगे, जय हनुमान भले छोड़ दे, क्योंकि वोटों की जरूरत है। ये जय श्री राम छोड़ सकते हैं वोटों के लिए, जय मुसलमान बोल सकते हैं क्योंकि वोटों की जरूरत है। ये मैं जानबूझकर के इस बात पर जोर दे रहा हूं क्योंकि ये मुसलमानों के खिलाफ इन्होंने लंबा कैंपेन चलाया है पूरा, और आज एकदम से पलट गए हैं। एकदम से एक भी मुसलमान नहीं है पूरे एनडीए, एक भी इनके देख लीजिए मंत्रिमंडल में एक मुसलमान नहीं। उस कैंपेन का प्रमाण है विभाजनकारी जो इनकी पॉलिसी है कि किसी को दुत्कार करके और बाकी का वोट लेना। मुसलमान को दुत्कारो, हिंदू का वोट लो, जाट को दुत्कारो, गैर जाट का वोट लो, मराठा को दुत्कारो, गैर मराठा का वोट लो, पाटीदार को दुत्कारो, गैर पाटीदार का वोट लो, मैतेई कुकी को दुत्कारो, मैतेई का वोट लो। लेकिन मणिपुर की जनता ने उस बात को भी फेल कर दिया। बहुमत है मैतेई का आज भी मणिपुर में, लेकिन दोनों सीटें कांग्रेस ने चुनाव में जीत करके दिखा दिया कि तुम्हारी विभाजनकारी पॉलिसी को मैतेई भी पसंद नहीं करते, कुकी तो पसंद नहीं ही करते हैं। तो इस तरीके से कांग्रेस ने एक भंडा फोड़ किया है भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी का, और उसकी लीपा पोती करने के लिए मोहन भागवत जी आए हैं। ये फर्जी झगड़े में हम ना समझे कि दोनों एक दूसरे में झगड़ रहे हैं और ऐसा चाहते हैं और वैसा चाहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। दो अलग अलग संगठन लेकिन दोनों एक
इसकी चर्चा कई बार होती है, थोड़ा हम लोगों ने ज़्यादा चर्चा कर ली, लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि जब जब जन आक्रोश ज़्यादा आता है, मतलब ज़्यादा लोग नाराज़ दिखाई देते हैं, बीजेपी हारती है, तब तब मोहन भागवत जी आते हैं और थोड़ा सहलाने की कोशिश करते हैं। किसको? जनता को और विपक्ष को, जिसे प्रतिपक्ष कह रहे हैं वो, उसको, और इस बहाने बीजेपी के ग्राफ को बढ़ाने की कोशिश। इस बात को बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है, समझिए इस बात को। प्रशांत टंडन जी, जरा इससे आगे बढ़ते हैं, आपसे जरा समझूं कि क्या अब अगर हम सदन की ओर बढ़ते हैं, संसद की ओर बढ़ते हैं, और सोचिए कि कल की तारीख में, कल की तारीख 20 तारीख है, मान लें 21 तारीख है, और फ्लोर टेस्ट है, क्या देखते हैं आप फ्लोर टेस्ट में? देखिए, फ्लोर टेस्ट में तो वैसे ही होगा जैसा कि नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू को लेकर हो गया है, इसीलिए वो बीजेपी का नाम ले रहे हैं, एनडीए का नाम ले रहे हैं। तो फ्लोर टेस्ट तो, लेकिन फ्लोर टेस्ट में भाषण होंगे और बहुत धारदार भाषण होंगे, पूरा देश उन भाषणों को देखेगा। और इस बार राजीव जी स्थिति ऐसी नहीं है कि कोई ओम बिरला जो है वो माइक बंद कर देंगे। अभी तो पता नहीं स्पीकर कौन होगा जी, लेकिन अगर ओम बिरला भी दोबारा आएंगे तो माइक बंद करने की स्थिति अब नहीं होगी, एक बात। दूसरा, क्योंकि अब सामान्य राजनीति वापस आई है, लोकतंत्र जो है इस देश की जनता ने रिक्लेम किया है और वो अब लोकतंत्र चलेगा। आपको दिख रहा है यहाँ गांधी जी की फोटो आ गई है, तो लोकतंत्र चलेगा। तो एक तो ये बात, दूसरी चीज ये है राजीव जी की मोहन भागवत की बात, किस बात की चिंता उनको है? देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी को बहुत सीटें आ गई, गुजरात में सब सीटें आ जाती हैं, हिमाचल की चारों ले ली, सबसे इम्पोर्टेंट उत्तर प्रदेश है। थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। ये पीएमओ ने अभी अपने हैंडल पर, ट्विटर हैंडल पर तस्वीर बदल दी है। इस तस्वीर में जरा एक्सपोज कीजिए, जब ऊपर की तस्वीर दिखा, ये जहां सिर झुकाए हुए हैं, ये है संविधान, जिसको उठा करके इन्होंने सिर से लगाया था। पहले ये सिर झुकाते हैं और इसी तस्वीर को इन्होंने, पीएमओ ने अपने इस पे हैंडल पर लगाया है। इसके बहुत मायने हैं। जो राहुल गांधी कह रहे थे अभी से थोड़ी देर पहले कि आखिर इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को संविधान के सामने सिर झुकाने के लिए मजबूर कर दिया, और इसी तस्वीर को पीएमओ के हैंडल, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का जो ऑफिशियल हैंडल है, ट्विटर हैंडल, उस पर इन्होंने जो ऑफिशियल फोटो है उसके रूप में लगाया है। बस ये एक तस्वीर जिसके बहुत मायने निकलते हैं वो आप लोग समझ सकते हैं, ये दिखाने की हम कोशिश कर रहे थे। ये नरेंद्र मोदी हैं। चलिए, ये तस्वीरें आप लोगों ने देखी और वहीं पे ये सिर झुकाए हुए नजर आ रहे थे। बस अभी अभी जो कुछ परिवर्तन हो रहा है, मोदी का परिवार हट गया है, नरेंद्र मोदी ने अपने हैंडल से, और खासकर पीएमओ ने अपने हैंडल को बदल दिया है। और ये नरेंद्र मोदी की ये दूसरी तस्वीर देखिए। नरेंद्र मोदी का ये जो परिवार है, कुनबा है, जो एनडीए कहला रहा है, वो एनडीए की तस्वीर है। ये बदल चुका है बहुत कुछ। अब नरेंद्र मोदी ये बताने की कोशिश कि मुझे संविधान पे भरोसा है और मुझे अपने इस कुनबे पर यानी एनडीए पे भरोसा है। चलिए प्रशांत जी। देखिए, मैं आरएसएस की बात कर रहा था। सिंगौल पार्लियामेंट हाउस में विचारधारा लेकर आई थी जी, जनता ने सर झुकवा दिया संविधान के सामने। ये फर्क है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि विचारधारा की हार हुई है। मोहन भागवत क्यों चिंतित है? विचारधारा की हार हुई है। जिस विचारधारा को वो लेके 1925 से चल रहे थे, राजीव जी, कल इतिहास अगर लिखा जाएगा, 100 साल होने वाले इनको अगले साल, अगर चिंतन मनन करेंगे, हालांकि मैं उनको बुद्धिजीवी नहीं मानता हूं, लेकिन अगर चिंतन मनन करेंगे तो उनको महसूस होगा कि ऐतिहासिक भूल आरएसएस ने की है नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ा के। नरेंद्र मोदी उस विचार को लेकर इतना आगे, उसको अतिवाद तक ले गए वो, और उस अतिवाद का अंत हो गया इस चुनाव में। और अब जब होगा तो अब भारत का संविधान की अगर जीता है तो आप ये देखिए कि वो नरेंद्र मोदी की हार नहीं है, ये आरएसएस की हार है। संविधान का विरोध इन्होंने किया था, इनको मालूम है
तो अगर अगर ढंग से विचार करेंगे ये लोग, तो इनको महसूस होगा कि इनकी से बड़ी भूल जो हुई है वो नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ा के 2014 में हुई है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जितना ज्यादा इस विचारधारा को नुकसान पहुंचाया, उसको हिंसा के साथ जोड़ दिया, उसको इनटॉलरेंस के साथ जोड़ दिया। यहां तक देखिए कि अभी मोहन भागवत टेक्नोलॉजी के यूज की बात कर रहे थे। टेक्नोलॉजी का यूज बदनाम करने के लिए, ट्रोल करने के लिए किसने किया? बीजेपी के आईटी सेल ने। बहुत गंभीर आरोप लगे उनके मुखिया के ऊपर, जी, आरएसएस के ही किसी ने लगाए, ऑफिस बेरर ने लगाए। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस काम के लिए कौन कर रहा था वो भी दुनिया जानती है। लेकिन देखिए विचारधारा की इनकी हार हुई है। और अगर यहाँ पे आप देखिएगा कि राहुल गांधी ने इनके नीचे से दरी खींच दी है। क्यों कांग्रेस आज इसका मनन करना चाहिए आज इनको, आरएसएस को, कि क्यों कांग्रेस आज भी 139 साल की पार्टी सत्ता से बाहर हुई, अपने ऐतिहासिक लोवेस्ट पॉइंट पे गई, वहां से वापस आ गई। ये विचारधारा की ताकत है। जी। और वो विचारधारा कौन सी है? वो इंक्लूसिव विचारधारा है। वो सबको साथ में लेकर चलने की, वो मध्य धारा की विचारधारा है। वो नफरत की विचारधारा नहीं है। तो आरएसएस ने अगर नफरत की विचारधारा को इस देश में बढ़ाया है और उसका एक सबसे, इनके मुताबिक, एक ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र मोदी लेकर आए और एक मिलन हुआ कॉर्पोरेट और नफरत और आरएसएस का, और उस कॉर्पोरेट और नफरत के मिलन से नरेंद्र मोदी एक प्रोडक्ट तैयार होता है। उस प्रोडक्ट ने इनकी विचारधारा को सबसे बड़ा झटका दिया है। राम मंदिर की जगह से चुनाव हार गए, इससे और क्या बुरा होगा इनके साथ। इतने कैंपेन के बाद जिस राम मंदिर को आप पूरे देश के चुनाव का आधार बना रहे थे, वहीं हार गए। उत्तर प्रदेश में आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं है। बुलडोजर पर खड़े होकर चुनाव प्रचार हो रहा था। हर रैलियों में 15-15, 20-20 बुलडोजर खड़े किए जाते थे जी। योगी आदित्यनाथ के। वो क्या था? बुलडोजर किस बात के संकेत था? नफरत का, कि तुम्हारा घर तोड़ेंगे, गर्मी उतार देंगे, 80-20। जनता ने उसका जवाब दिया। और ये केवल योगी आदित्यनाथ की भाषा नहीं है या नरेंद्र मोदी की भाषा नहीं है कि घुसपैठिए, ये आरएसएस का विचार है। इसलिए मोहन भागवत बड़ा जो है वो दिखाई दे रहे हैं, बड़े ऑब्जेक्टिव और बड़े नर्म दिखाई दे रहे हैं। उनको मालूम है कि वो क्या हुआ है, और कल वो सोचेंगे तो उनको एहसास होगा कि उस विचारधारा से गलती क्या हुई है, कि आप एक एक्सट्रीम लेवल पे चले गए नरेंद्र मोदी के साथ। और अब ये उलटने वाला नहीं है राजीव जी, ये गाड़ी ढलान पर है। जी, गाड़ी ढलान पे है जी। बिना ब्रेक के अगर गाड़ी गई तो फिर बहुत मुश्किल है। अनिल सिन्हा साहब, ज़रा आपसे भी समझूं, मोहन भागवत से लेकर बहुत बातें हो गई हैं, मोहन भागवत से लेकर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, ज़रा इंडिया गठबंधन की बात आपसे करना चाहता हूं, इंडिया की बात करना चाहता हूं। क्या आपको दिखाई देता है यहाँ से, क्योंकि कुनबा घर में बैठे बैठे कांग्रेस का बढ़ता जा रहा, आज फिर एक कांग्रेस में शामिल हो गए, मतलब समर्थन दे दिया लद्दाख में। ये तो बहुत, मतलब एक देखिए कि चुनाव लड़ लिए, चुनाव में तो लड़ ही रहे थे और घर बैठे हैं, तब भी कुनबा बढ़े जा रहा है। पप्पू यादव आते हैं, समर्थन दे देते हैं, फिर उधर महाराष्ट्र से एक निर्दलीय आते हैं, वो समर्थन दे देते हैं, फिर लद्दाख से आते हैं, वो समर्थन दे देते हैं। अभी 3 समर्थक इनके आ गए और 99 से ये पहुंच गए 101 पे कांग्रेस। हालांकि अभी उस फिगर तक नहीं है जहां चुनौती पेश कर पाएँ, लेकिन क्या ये वेट एंड वॉच वाली जो बात कही गई थी, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे संजय सिंह हों, आम आदमी पार्टी की तरफ से कांग्रेस के भी तमाम नेताओं ने जो बातें कही थी, वो यहाँ आने वाले समय में किसी रिजल्ट में तब्दील होते हुए आपको दिखाई देती हैं? नहीं, देखिए ये तो है कि अभी वो आपने एक और नाम लगता अभी आया, मतलब वो कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन झारखंड में का जो चंद्र प्रकाश चौधरी है,
आजसू का जो एकमात्र ये जिसको कि नहीं इन्होंने शामिल किया, वो आज कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। शायद मिला है, पता नहीं, वो कुछ इस तरह का, तो वो भी एक इसमें तो ये है, तो इनका बढ़ रहा है। उन्होंने जो कहा कि 3 डिजिट में नहीं आए, तो 3 डिजिट से काफी पार हो गया है। एक तो ये दूसरा है क्या कि जो पॉलिटिकल जो फाइट है इंडिया गठबंधन की, वो सबसे तेज, मतलब चूंकि सबसे पहले इलेक्शंस है महाराष्ट्र और हरियाणा में, तो यहाँ पर महाराष्ट्र में उसकी शुरुआत हो गई है। वो शुरुआत इस तरह हुई है कि जो मतलब बैठकें हो रही है लगातार एनसीपी की, इसकी, और जा करके मतलब कल रैली भी मेरे ख्याल में उद्धव ठाकरे की पार्टी की रैली है बम्बई में। तो ये पूरा जो महाराष्ट्र में है वो दिखाई देगा, और बहुत कोशिश इनको स्टोरी चलने लगी कि इंडिया गठबंधन, अब उद्धव ठाकरे चले जाएंगे एनडीए में, 20 तारीख के बाद ज्वाइन करने वाले हैं गवर्नमेंट, ये सब उनका चालू हो गया। जो मीडिया मतलब उसको कहिए कि विंग जो है एक इसका आरएसएस बीजेपी का, वो उसने चालू कर दिया था स्टोरी, लेकिन कोई उसका संभावना नहीं है। वो लोग, यही इंडिया गठबंधन की खासियत है कि आज राहुल गांधी हो, अखिलेश हो, उद्धव हो, शरद पवार हो, सुप्रिया, जो भी है, वो सब इंडिया गठबंधन का नाम ले रहे हैं। वो अपनी पार्टी का नाम अपने आगे नहीं रखते कि कांग्रेस ने ऐसा किया, एनसीपी ऐसा करे, ऐसा वो नहीं रखते। तो ये जो यूनिटी है, जो कहा भी इन्होंने कि जो हमने किस तरह से यूनिटी से मतलब ये चुनाव लड़ा है, वो यूनिटी पूरी तरह कायम है। दूसरा मुझको लग रहा है क्या कि अब जो आइडियोलॉजिकल बैटल लाइंस है, उसको भी अब आपको 1-2 दिन में और साफ दिखाई देने लगेगा। आरएसएस मतलब जो इसके अभी आने वाले हैं जो हमले, मैं ये नहीं मानता कि ये कुछ दब जाने वाले हैं। हो सकता है क्या कि ये भी जब तक वहाँ फ्लोर टेस्ट में पास ना हो जाए, तब तक ये कोशिश करेंगे कि अपने को रखें कंट्रोल में। लेकिन मेरा अंदाजा है कि जो सोशल मीडिया है या जो बाकी है, उस पर और ज्यादा प्रहार होगा, क्योंकि जो आप ऑर्गेनाइजर और पांचजन के जब लेख पढ़ेंगे, तो क्या क्या उनको लग रहा है अटैक के मुद्दे, वो उसमें आपको दिखाई देता है। और ये जो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात कही है, उसमें क्लियर किया हुआ है कि विपक्ष ने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फेक न्यूज और भ्रम फैलाने के लिए किया है। तो जो बात इन्होंने कही भागवत, उसको क्लियर कर रहा है उसमें। तो ये बैटल लाइंस चालू है। लेकिन एक और चीज आने वाली है, वो ये है कि जो जनता के मुद्दे, जैसे बेरोजगारी का इशू है, अग्निवीर वाला इशू है, ये सब मुद्दे अब आपको रोड पर दिखाई देगा। अब ये सब आंदोलन, अब तो चुनाव का मामला खत्म हो गया, अब ये सब आंदोलन रोड पे दिखाई देंगे। और मुझको नहीं लग रहा है क्या कि जो इनका रवैया, जिस तरह का जो डील, जो कॉर्पोरेट मतलब ड्रिवन कैबिनेट बनी है, उस कैबिनेट में से कोई चांस नहीं है कि कोई नई चीज कर पाए, चेंज करें, मतलब सरकारी नौकरी दें या पीएसयू का को मतलब रिवाइव करें, ये सब कर नहीं सकते वो। तो मुझको लग रहा है क्या कि अब आपको ज्यादा चीजें खुलेंगी। एक चीज पक्का है कि ये 5 साल गवर्नमेंट इसलिए नहीं चलेगी कि जनता के मुद्दे और तेज होंगे, इसलिए ये नहीं जाएगी कि चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार चले जाएंगे। इन लोगों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि ज्यादा हार्श न अगर समझा जाए, तो ये लोग रीढ़ विहीन राजनीतिज्ञ हैं, और ये जो स्पाइनलेस पॉलिटिक्स है उसी के लीडर्स हैं। इसलिए इनसे कोई उम्मीद करना किसी मतलब सेंसिबल और बेहतर ये मुझको लग रहा है बहुत गलत होगा। और इसमें सबसे मतलब जो नीचे के पायदान पर नीतीश कुमार मतलब दिखाई देंगे आपको, और वो आपको और एक्सपोज होंगे आगे के दिनों में, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, रीढ़ विहीन और जिसके, और दूसरी चीज़ की एथिक्स नाम की चीज़ नहीं, चाहे आप चंद्रबाबू को देखिए या आप नीतीश कुमार को देखिए, एक्सपोज इनको भी करना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रशांत टंडन जी भी वही बात कह रहे थे, अनिल सिन्हा साहब आप भी वही कह रहे हैं कि सबसे पहले इन दोनों को एक्सपोज करना चाहिए कि ये लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किस देश के किस राजनीति को सपोर्ट कर रहे हैं। आपके चंद्रबाबू के उसको देखिए, मैनिफेस्टो को देखिए, उस मैनिफेस्टो को एक साइड रखिए और इस मंत्रिमंडल को एक साइड रखिए। क्या चंद्रबाबू नायडू अपने जीते हुए सांसदों में से किसी ऐसे सांसद को नहीं बैठा सकते थे जो उनके मैनिफेस्टो के हिसाब से यहाँ पर दिखाई दे?
चलिए इस पे और खुल के बात करेंगे। क्लोजिंग कमेंट जल्दी से प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, बहुत सारी बातें हम लोग कर लिए हैं और इसमें सबसे बड़ी बात की यहाँ से जो राजनीति है, और राजनीति में चंद्रबाबू और नायडू, इसमें ये खुश होने की बात नहीं है वो छोड़ करके इंडिया गठबंधन आ जाएंगे तो बहुत इंडिया गठबंधन के बारे न्यारे हो जाएंगे। भले यहाँ इस देश में मध्यावधि चुनाव हो जाए, लेकिन पर्सनली अगर मेरे से इंडिया गठबंधन के लोग पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि कतई इन लोगों के साथ में तो सरकार मत बनाना, क्योंकि ये लोग जो हैं अब आपके साथ वाले नहीं हैं। ये किसी के साथ नहीं हो सकते, ये माना जाए प्रेम कुमार जी? हाँ, देखिए ये बात इस रूप में तो बिल्कुल सही है कि ये लोग किसी के साथ नहीं हो सकते और बदलते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद राजनीति में एक स्वीकार्यता होती है, संख्या होता है। कई बार कहा भी गया है कि जो राजनीति है, लोकसभा है, बहुमत है, ये संख्या का खेल है, ये कहा जाता है। और संख्या का खेल है। देखिए असम में पॉपुलर वोट इंडिया गठबंधन के पास है, लेकिन ज़्यादा सीटें एनडीए ने जीती। इसी तरीके से और भी जगहों पर ऐसे उदाहरण हैं जहाँ कि वोट ज़्यादा मिले, सीटें कम मिली। उसी तरीके से यहाँ पार्टी में अगर हम आए तो नीतीश कुमार को सभी ने अपने अपने साथ जोड़ा है, समय समय पर जोड़ा है, लेकिन उम्मीद लगा के, टकटकी लगा के रख बैठना कि नीतीश जी छोड़ेंगे तो हम सरकार बनाएंगे, ऐसी सरकार से तो तौबा ही कर लेना अच्छा है। वो बात सही कह रहे हैं हमारे अनिल सिन्हा जी कि जनता के आंदोलन से, जनता के दबाव से ये सरकार गिरेगी। और जनता का दबाव किस पर काम करता है? जनता का दबाव काम कर रहा था तब तो इंडिया गठबंधन बना, नहीं तो कहाँ पहले इंडिया गठबंधन बन रहा था? भ्रष्टाचार के खिलाफ या सरकार की जो जन विरोधी पॉलिसी की सेलेक्टिवनेस था, इन कारणों से जनता का दबाव पैदा हुआ। इस तानाशाही को रोकने के लिए जनता सामने आई। तो अब जबकि जनता ने बीजेपी को नकार दिया, उसकी सीटें कम कर दी, उसके वोट्स कम कर दिए, ओवरऑल देखा जाए तो पिछले बार के बराबर या उससे थोड़ा कम 0.75% का फर्क पड़ा, वो वोट मिला। और इंडिया गठबंधन कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिले, 1.76% वोट बढ़ गया। ये सारी चीज़ें, इंडिया गठबंधन की भी ताकत आई, संख्या में भी आई। तो इसको देखते हुए हम ये देख रहे हैं कि जनता परिवर्तन चाह रही है, तानाशाही से मुक्ति चाह रही है। अब अगर नरेंद्र मोदी की सरकार अंक गणित के सहारे कुछ लोगों को जोड़ करके, डरा करके या लुभा करके अपने साथ जोड़ के सरकार बना भी लेती है, तो अगर उन प्रवृत्तियों को वो आगे बढ़ाना चाहती है जो जन विरोधी है, अंबानी अडानी के फेवर में है, गरीबों के खिलाफ में है, तो जनता फिर इस गठजोड़ को भी अनैतिक करार देगी और उसकी उसी रूप में प्रतिक्रिया भी देगी। तब ये प्रतिक्रिया हमें निश्चित रूप से महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में नवंबर तक मिल जाएगी, ज़्यादा समय नहीं लगना है। उन प्रतिक्रियाओं के बाद ये सरकार निश्चित रूप से अपने बोझ तले गिर जाएगी, क्योंकि उसके बाद जो फिर रीअलाइनमेंट होगा पॉलिटिकल फोर्सेस का, वो इस सरकार को बने रहने नहीं देगी। तो ये निश्चित रूप से विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को जनता पर भरोसा रखना चाहिए। सकारात्मक राजनीति, जनता के मुद्दों के साथ राजनीति को और तेज वो बनाते जाएं, और जितना तेज बनाएंगे उतनी जल्दी ये सरकार अपने ही दबाव में गिर जाएगी। ये मुझे लगता है। गलत उम्मीद पालने की कोई जरूरत नहीं है कि नीतीश आ जाए, कि चंद्रबाबू नायडू आ जाए, कि कोई संख्या बढ़ा दे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं प्रेम कुमार जी, बहुत शुक्रिया अनिल सिन्हा जी, प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर दीपक पाचपुर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी साथ में जुड़े थे, प्रोफेसर रविकांत जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। ओम प्रकाश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि अभी नफरत वाले महापुरुष बन रहे हैं, और ऐसे ही फजल अली साहब हैं, फिर प्रवीण गुप्ता जी हैं, अपना ओपिनियन दे रहे हैं कैबिनेट के ऊपर, और पीएम शुड गेट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कह रहे हैं, और मेंटल फिटनेस मस्ट भी,
एग्जामिन्ड डोंट यू थिंक पूछ रहे हैं। और विजय मार्क हैं हमारे साथ। 3 चीयर्स राहुल गांधी, यू आर एब्सोल्युटली राइट कह रहे हैं। और माई हैट्स ऑफ टू यू, जय कांग्रेस लिख रहे हैं।